समझ आ गया कि बुखार आसमान छू रहा है। उसकी हालत पल पल बिगड़ती जा रही थी। जब मैंने अयान को इतनी गंभीर अवस्था में देखा तो कलेजा मुंह को आ गया। वह मेरे लिए सिर्फ एक बच्चा नहीं, एक अमानत था और मैं उसे इस तरह खो नहीं सकती थी। मैंने उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, जो भी घरेलू उपाय सूझे सब किए। पास के डिस्पेंसरी से दवा भी लाई, मगर कोई असर नहीं पड़ा। बड़े और महंगे अस्पताल में ले जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। बेबसी में आंखें भर आई। अयान मेरी जान था और उसे इस हालत में देखना असहनीय था। मैं टूट चुकी थी। क्या करूं? कैसे उसका इलाज कराऊं? यही सवाल मन में गूंजते रहे, पर जवाब कहीं नहीं था। जो थोड़े बहुत पैसे आते वे घर के खर्चों में ही खत्म हो जाते। अब जब अयान बीमार पड़ा था तो जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मैं कैसी माँ थी? या अल्लाह, तूने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया? मैं गिड़गिड़ाकर दुआ करने लगी। बहुत सोचने के बाद भी कोई रास्ता न सूझा। तभी अचानक एक ख्याल मन में कौंधा और उसी पल आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था, इसीलिए उसी पर अमल करने का फैसला कर लिया। मैंने अयान को कपड़े में लपेटा और उसे सीने से लगा लिया। मेरे सीने से लगते ही वह शांत हो गया, जबकि इससे पहले बुखार और बीमारी की पीड़ा से लगातार रो रहा था। जैसे उसे कुछ राहत मिल गई हो। उसे इसी तरह सीने से लगाए मैं घर से बाहर निकली और एक जाने पहचाने रास्ते पर बढ़ चली। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मुझे खुद भी ठीक ठाक अंदाजा नहीं था कि मैं क्या करने जा रही हूँ, लेकिन मैं अयान को इस हालत में मरते नहीं देख सकती थी। उसकी तड़प मेरे लिए असहनीय थी। दिल पर पत्थर रखकर मैंने फैसला कर लिया। मैं सीधे उस घर की ओर बढ़ी जहाँ मैंने कभी कुछ वक्त बिताया था। चौकीदार ने मुझे देखते ही दरवाजा खोल दिया। मैं डरी सहमी भीतर चली गई। रिहायशी हिस्से की ओर बढ़ते ही सामने से मालिक साहब आते दिखे। उन्हें देखकर मैं घबरा गई, पर यहाँ तक आ चुकी थी तो हालात मुझे ही संभालने थे। मैंने खुद को हिम्मत दी और पूरे आत्मविश्वास के साथ उनके पास पहुंची। मुझे देखते ही वह सुखद आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन जब उनकी नज़र मेरे हाथों में अयान पर पड़ी तो उनके चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई। मैं अब भी आशिकित थी, क्योंकि उनके बारे में मेरे मन में संदेह बना हुआ था। तभी वे आगे बढ़े और अयान को देखते ही बेख्तियार मुझे सीने से लगा लिया। उसी पल उन्होंने मेरे कान में ऐसी बात कही कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा नाम नूरजहां है। जब मैं 20 साल की हुई तो माँ बाप ने मेरी शादी कर दी। मेरे बाद 3 और बहनें थीं। अब्बा के इलाके में एक छोटी सी किराने की दुकान थी, जिससे घर की रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से चलती थी। वे दिन भर दुकान पर बैठकर ग्राहकों का इंतजार करते रहते। हम बहनों ने ट्यूशन पढ़ाकर और छोटी मोटी मेहनत करके अपने खर्च पूरे किए। ऐसे में जब मेरे लिए पहला रिश्ता आया तो अम्मी अब्बा ने ज्यादा सोचे समझे बिना उसे स्वीकार कर लिया और शादी तय कर दी। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं चाहती थी, लेकिन घर के हालात देखकर मैंने भी हामी भर दी। इस तरह मैं फरीद के साथ उसकी जिंदगी में चली आई। फरीद का घर भी हमारे जैसा ही था। वह एक दफ्तर में क्लर्क था और उसकी तनख्वाह ठीक ठाक थी, मगर उस पर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत था। उसके 5 छोटे भाई बहन थे। उसके वालिद का 2 साल पहले इंतकाल हो चुका था, इसीलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी ने संभाल रखी थी। इसी वजह से उसकी अम्मी फरीद से बहुत खुश रहती थी। जब फरीद ने शादी की इच्छा जताई तो अम्मी पहले राजी नहीं हुई। उन्हें डर था कि शादी के बाद वह बीवी की बातों में आकर उन्हें और बच्चों को नजरअंदाज न करने लगे। इसीलिए उन्होंने जितना हो सका फरीद की शादी टालने की कोशिश की। इसी दौरान फरीद की उम्र 30 साल हो गई और उसके भाई बहन भी कुछ बड़े हो गए। इस बार फरीद ने सख्ती से अपनी बात रखी तो अम्मी को मानना ही पड़ा। उसके दोस्त यार पहले ही शादी कर चुके थे और उनके बच्चे भी हो गए थे। जब भी फरीद उन्हें देखता उसे लगता कि उसकी अम्मी को उसकी शादी की कोई परवाह नहीं, जबकि हम उम्र दोस्त बाल बच्चेदार हो चुके हैं। इसी बात पर वह बार बार जिद करता रहा और आखिरकार अम्मी को मजबूरन हामी भरनी पड़ी। उनके तेवर देखकर उन्होंने तुरंत रिश्ता भेजने का फैसला किया और जल्द ही हमारे घर बात पक्की हो गई। यह रिश्ता एक रिश्ते करवाने वाली महिला के जरिए हुआ था। अम्मा अब्बा को फरीद की उम्र से कोई एतराज नहीं था,
क्योंकि मैं भी अब 20 साल की हो चुकी थी। वैसे भी हमारे यहाँ 16 साल की उम्र में ही शादियाँ कर दी जाती है। इस लिहाज से मेरी शादी देर से हुई थी। शादी के बाद जब मैं फरीद के साथ ससुराल आई तो फरीद ने मेरा बहुत खुशगवार और दिल से स्वागत किया, क्योंकि वह मुझसे उम्र में बड़ा था। इसीलिए शादी की पहली रात ही वह मुझे बहुत चाहने और अपनाने लगा। उसने दिल खोलकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया और मैं भी उसकी मोहब्बत में डूब गई। हालांकि फरीद दिखने में साधारण शक्ल सूरत का था, जबकि मैं बहुत खूबसूरत थी। शादी की अगली सुबह जब मेरी सास ने मेरे चेहरे पर खुशी और सुकून देखा तो वह समझ गई कि मैं फरीद को पसंद करने लगी हूँ और उसकी मोहब्बत बन चुकी हूँ। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे गुजरे। फरीद रोज मुझे बाहर घुमाने ले जाता, अच्छा खाना खिलाता, आइसक्रीम लाकर देता और कभी कभी तो मुझे मायके भी ले जाता। शादी के शुरुआती दिनों में हमने कुछ करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों की तरफ से दी गई दावतों का भी खूब आनंद लिया। यूं ही एक दिन पलक झपकते बीतते चले गए, लेकिन जब असली जिंदगी में कदम रखा तो वास्तविक जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। मेरी सास ने मुझसे हलवा बनवाकर पूरे मोहल्ले में बंटवाया और उसी दिन से घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर डाल दी। मैं अपने मायके में इतना काम नहीं करती थी, लेकिन यहाँ आकर घर के कामों में जुटी तो सही मायनों में समझ आया कि मेरी माँ कितना काम किया करती थी। फरीद के छोटे भाई बहनों के लिए खाना बनाना, कपड़े धोना और घर की दूसरी जिम्मेदारियां निभाते निभाते मेरा पूरा दिन निकल जाता और रात तक मैं पूरी तरह थक जाती, क्योंकि घर के काम कभी खत्म ही नहीं होते थे। रात को जब फरीद के आने का समय होता तब भी मैं रसोई में गरम गरम रोटियां बना रही होती। जब फरीद घर आता तो मुझे पसीने से तरबतर दिखता तो उसे अच्छा नहीं लगता। शुरू शुरू में उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दिन वह बोल पड़ा, नूरजहां, हमारी शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है और तुम इस हालत में मेरे सामने आती हो। जब मैं शाम को घर लौटूं तो मेरा मन करता है कि तुम तरोताजा और अच्छी तरह तैयार होकर मिलो, लेकिन तुम तो हमेशा रसोई में लगी रहती हो और तुमसे प्याज लहसुन की महक आती है। तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? उसकी बातें सुनकर मैं बेबस होकर रो पड़ी और बोली कि मैं क्या करूं? मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि सारा काम समय पर खत्म कर लूं, लेकिन फिर भी अम्मा ऐन वक्त पर कोई ना कोई काम निकाल ही लेती है और मैं इनकार नहीं कर पाती। सारा दिन घर के कामों में ही निकल जाता है और शाम तक मैं बेहद थक जाती हूँ। मैंने अपने घर में कभी इतना काम नहीं किया था, लेकिन यहाँ आकर जब से करने लगी हूँ तब से हमेशा थकान महसूस करती हूँ। जब मैंने यह बात फरीद से कही तो वह मुझे तसल्ली देने लगा और बोला कि वह अम्मा से कहेगा कि वह मेरी मदद के लिए किसी को लगा दे ताकि मुझे ज़्यादा काम न करना पड़े। उसकी यह बात सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुरा दी और मन ही मन राहत महसूस की। मैंने सोचा कि अगले दिन मैं फरीद के लिए कुछ खास बनाऊंगी और उसे सरप्राइज दूंगी। लेकिन अगले ही दिन जब फरीद ने दफ्तर जाने से पहले अपनी अम्मा से कहा कि वे मेरी मदद के लिए किसी को लगा दे, क्योंकि मैं अकेले सारा काम करके थक जाती हूँ, तो उनकी अम्मा जैसे भड़क उठी। गुस्से में बोली, अरे शादी होते ही तुम जो के गुलाम बन गए हो, अब उसी की जुबान बोलने लगे हो। ये सारे काम मैं इतने सालों से करती आ रही हूँ, फिर भी कभी नहीं थकी, और तुम्हारी बीवी को अभी चंद दिन ही हुए हैं और इसे थकान हो गई। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर उसने घर की जिम्मेदारी उठाई है तो पूरी उठाएगी, वरना दरवाजा खुला है, जहाँ जाना हो चली जाए। फरीद चुपचाप यह सब सुनता रहा और बिना कुछ कहे दफ्तर चला गया। वह जानता था कि अगर उसकी माँ जिद पर आ गई तो वह खुद ही सारा काम करेगी, लेकिन मन ही मन कुड़ती भी रहेगी। उसके दफ्तर जाने के बाद सास का सारा गुस्सा मुझ पर निकलने लगा। उन्होंने दिन भर ताने दिए, लेकिन मैं चुपचाप अपने काम में लगी रही और आंसू रोकने की कोशिश करती रही। मगर शाम तक मेरी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। जब उनका एक और ताना सुनने को मिला तो मैं खुद को रोक नहीं पाई और कह बैठी कि हमारे घर में तो सिर्फ 6 रोटियां बनती थी और हर कोई एक एक रोटी खाता था, लेकिन यहाँ तो टोकरों भरकर रोटियां पकानी पड़ती है। अब समझ में आया
कि फरीद ने सारी जिंदगी कमाया, फिर भी कुछ बचा क्यों नहीं पाया। मेरी बात सुनकर मेरी सांस जैसे तड़प उठी। इतने में फरीद के घर आने का समय हो गया। घड़ी देखकर मैं जल्दी से कपड़े बदलने कमरे में चली गई और हल्का सा तैयार होने लगी। मुझे पता ही नहीं चला कि फरीद कब आ गया। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो उसके तेवर देखकर घबरा गई। वह गुस्से में मुझे घूरते हुए बोला कि तुमने अम्मा से बदतमीजी की है और तुम्हें उनसे माफ़ी मांगनी होगी। उसकी यह बात सुनकर मैं ठिठक गई और उसकी आंखों में झांका, जहां मेरे लिए सिर्फ अजनबीयत और गुस्सा था। उसने फिर कहा कि मैंने तुमसे कुछ कहा है, अम्मा से माफ़ी मांगो। लेकिन मैंने दृढ़ता से जवाब दिया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैंने कोई गलत बात नहीं की। वे दिन भर मुझे ताने देती रही और मैंने सिर्फ उनका जवाब दिया है। यह कहकर मैं पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद फरीद मेरे पीछे आया और सख्त लहजे में बोला कि अगर तुम अम्मा से माफ़ी नहीं मांगोगी तो तुम इस घर में रहने का हक खो चुकी हो। अपने घर वापस चली जाओ और दोबारा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। यह कहकर उसने मुझसे मुंह फेर लिया और मैं स्तब्ध रहकर उसकी पीठ देखती रह गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि फरीद मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। बिना कुछ सोचे समझे मैं घर से बाहर निकल आई, आंसू में डूबी हुई। जब मैंने अपनी अम्मा को सारी बातें बताई तो वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली कि तुमने जल्दबाजी कर दी। तुम्हें अपनी सास से माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि इसके लिए घर छोड़ दिया जाए। अम्मा की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई और गुस्से में बोली कि किस बात की माफ़ी मांगती। अगर आपने उस औरत की बातें सुनी होती तो आपको भी एहसास होता कि वह मुझे बेवजह कितना कुछ सुना रही थी। मैं कब तक सहती। मैंने सिर्फ एक जवाब दिया और उसने फरीद को मेरे खिलाफ भड़का दिया। मेरा सोहर भी ऐसा निकला कि बिना मेरी बात सुने सीधे मुझे घर से निकल जाने को कह दिया। अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। यह कहकर मैं नाराजगी में अपने कमरे की ओर बढ़ गई, जहां मैं शादी से पहले रहा करती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद बेटियां पराया धन हो जाती है और मायके में मेहमानों की तरह आती है। मेरी बहनें भी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। लेकिन मैंने सब कुछ नज़रअंदाज किया और अपने बिस्तर पर लंबी तानकर सो गई। अगले दिन मेरी तबीयत कुछ भारी सी लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सिर भारी हो गया हो। मैं नाश्ता करने बैठी, लेकिन अभी 2 निवाले ही खाए थे कि अचानक उल्टी जैसा महसूस हुआ और मैं भागते हुए बाथरूम की ओर दौड़ गई। उल्टी करने के बाद थोड़ी हल्की तो महसूस हुई, लेकिन बहुत कमजोर भी लग रही थी। दोबारा नाश्ता की और देखने का मन नहीं हुआ। अम्मा ने मेरी हालत देखी तो पूछने लगी कि क्या बात है, तुम्हारी तबीयत क्यों खराब हो रही है। जब मैंने अम्मा से कहा कि मैं पिछले 2-3 दिनों से कमजोरी महसूस कर रही हूँ और मेरा सिर भी भारी लग रहा है, तो उन्होंने ध्यान से मेरी बात सुनी। मैंने यह भी बताया कि नाश्ता करते समय अचानक उल्टी आ गई थी। यह सुनकर अम्मा ने फौरन पूछा कि यह कब से हो रहा है। मैंने जवाब दिया कि 2-3 दिनों से ऐसा ही महसूस हो रहा है। तब अम्मा ने चिंतित होकर पूछा, क्या तुमने किसी डॉक्टर को दिखाया? अम्मा के इस सवाल ने मुझे थोड़ा चौंका दिया और अचानक मेरे दिल में एक अजनबी सी खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने धीरे से सिर हिलाकर इनकार कर दिया। अम्मा ने संजीदगी से कहा कि पहले कुछ खा लो, फिर मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। वे अपने काम में लग गई, लेकिन मैं उनके कई शब्दों को लेकर सोचने लगी, क्या वाकई में माँ बनने वाली हूँ? क्या ये लक्षण उसी ओर इशारा कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो मेरे और फरीद के रिश्ते का क्या होगा? वह किस दिशा में आगे बढ़ेगा? यह सब सोचकर मैं उलझन में पड़ गई। हो सकता है कि अम्मा का यह सिर्फ एक अंदाजा हो और मेरी तबीयत किसी और वजह से खराब हो। लेकिन नाश्ता करने के बाद अम्मा मुझे फौरन डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जांच की और पुष्टि की कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर मेरे भीतर एक मीठी सी गुदगुदी हुई और मैं खुशी से झूम उठी। यह मेरी जिंदगी की पहली बड़ी खुशी थी। अम्मा ने तुरंत फरीद को फोन करके यह खुशखबरी देने के लिए कहा। पहले तो मैं झिझक गई, लेकिन फिर यह सोचकर फोन कर लिया कि यह हमारा बच्चा है और फरीद को
यह जानने का पूरा हक है। इसके अलावा हमें इस बच्चे के लिए साथ रहना होगा। छोटे मोटे झगड़े हर रिश्ते में होते हैं, लेकिन उनसे रिश्ते खत्म नहीं होते। जब मैंने फरीद को यह खुशखबरी सुनाई तो वह खुशी से जैसे पागल सा हो गया था। उसका दिल कर रहा था कि वह अभी के अभी मेरे पास आ जाए। शाम को जब फरीद के आने से पहले मैं अच्छे से तैयार हुई तो अम्मा भी मुझे देखकर खुश हो गई। फरीद मिठाई लेकर आया और अम्मा समेत घर के बाकी सदस्यों का मुंह मीठा करवाया। मुझे लगा कि जब मैं ससुराल पहुंचूंगी तो फरीद की माँ भी इसी तरह खुश जाहिर करेगी और मुझे दुआएं देगी, लेकिन उनका वही ठंडा रवैया बरकरार रहा। न उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी और न ही किसी तरह की खुशी जताई, बल्कि हमेशा की तरह सख्त और बेरुखी भरा व्यवहार बनाए रखा। उनकी इस उदासीनता से मेरा दिल बुझ सा गया, लेकिन फरीद की खुशी देखकर मैं भी मुस्कुरा दी। समय इसी तरह बीतता रहा और ये 9 महीने फरीद की वजह से आसानी से गुजर गए, वरना उनकी माँ ने मेरे लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वह मुझसे घर का सारा काम करवाती थी और मुझे एक पल भी सुकून नहीं लेने देती थी। अगर फरीद कभी कहता कि अम्मी, नूरजहां से इतना काम ना करवाया करे, घर में एक नौकरानी रख लेते हैं, तो उनकी माँ जवाब देती कि मैंने भी इतने बच्चे पैदा किए हैं, घर का सारा काम किया है और बाजार से सामान भी खुद लाती थी। अल्लाह हर औरत को ताकत देता है, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जो कर रही हूँ वह तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की भलाई के लिए ही कर रही हूँ। फरीद उनकी इन बातों पर यकीन कर लेता और मुझसे कहता कि मैं हिम्मत से यह वक्त गुजार लूँ। 9 महीने बाद मैंने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। फरीद अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश था और बार बार मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था। उसी ने अपनी बेटी का नाम जारा रखा और उसे देखकर फूला नहीं समाता था। जब मेरी बेटी 2 महीने की हुई तो मैं फिर से घर के कामों में लग गई। सास उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें बेटी नहीं बेटा चाहिए था। लेकिन फरीद की जान तो अपनी बेटी में ही बसती थी और जारा भी अपने पिता को जैसे पहचानती थी। जब भी वह फरीद को देखती खिलखिला उठती। जारा अभी सिर्फ 3 महीने की ही थी कि एक दिन अचानक घर पर आई एक फोन कॉल ने हम सबको कयामत का एहसास करा दिया। उस कॉल ने बताया कि फरीद का एक्सीडेंट हो गया है और वह अस्पताल में भर्ती है। हमें तुरंत वहां पहुंचने को कहा गया। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए, जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मैं वहीं बैठकर रोने लगी। फरीद मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चला गया और मैं सिर्फ जारा को लेकर रह गई। फरीद के गम ने मुझे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया, लेकिन मेरी सास ने मुझे वह गम भी ठीक से मनाने नहीं दिया। उन्होंने मुझे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। एक बार फिर मैं अपने माँ बाप के घर लौट आई, जहाँ मुझे देखकर उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। यह वक्त मेरे लिए बेहद कठिन था। जैसे ही मेरी इद्दत पूरी हुई, मैंने तय कर लिया कि अब मुझे काम की तलाश करनी होगी, क्योंकि मैं अपने घर वालों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैं जारा की जिम्मेदारी खुद उठाना चाहती थी। इसीलिए मैंने अपनी सहेली आसिया से काम ढूंढने में मदद मांगी। मैं सिर्फ मैट्रिक पास थी और मेरी ज़्यादा पढ़ाई नहीं थी। मुझे मालूम था कि कोई अच्छी नौकरी मिलना मुश्किल होगा। आसिया एक बड़े बंगले में काम करती थी, इसीलिए उसने मुझे भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही मेरे लिए भी कोई काम ढूंढ लेगी। कुछ दिनों बाद आसिया ने अपने वादे के मुताबिक मुझे एक काम के बारे में बताया, लेकिन उसे सुनकर मैं हैरान रह गई। वह काम एक दाई का था। मुझे एक छोटे बच्चे को दूध पिलाने का काम करना था। मैं हैरत से आसिया से बोली, अरे कैसी माँ है जो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। मेरी बात सुनकर आसिया मुस्कुरा दी और कहने लगी कि बड़े घरों में ऐसा ही होता है। दूध पिलाने के लिए औरतों को नौकरी पर रखा जाता है। तुम्हें भी दिन में यहाँ रहकर अपने बच्चे की तरह इसे बच्चे को दूध पिलाना होगा। आसिया की बात सुनकर मैंने सोचा कि यह तो आराम से बैठकर करने वाला काम है। बच्चा दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 बार ही दूध पिएगा और वैसे भी तनख्वाह अच्छी है। यही सोचकर मैंने हामी भर दी और अगले ही दिन आसिया के साथ काम पर चली गई। मैं अपनी बेटी जारा को भी साथ ले गई, क्योंकि आसिया ने बताया था कि वह पहले ही बेगम साहिबा से बात कर चुकी है और उन्होंने कहा है जारा वही तुम्हारे साथ रहेगी।
यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और बेखिताब आशा की शुक्रगुजार हो गई। अगले दिन जब मैं बंगले पर पहुंची तो उसे देखकर हैरान रह गई। सामने ही एक बहुत सुंदर और रोबदार दिखने वाली बेगम साहिबा खड़ी थी। मैंने झिझकते हुए उन्हें सलाम किया। उन्होंने मुझे सिर से पांव तक गौर से देखा और कहा कि कल से साफ सुथरे कपड़ों में आना। अगर तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं तो मैं आज ही तुम्हारे लिए नए कपड़े मंगवा देती हूँ। इन्हीं कपड़ों को पहनकर आना, क्योंकि तुम्हें मेरे बच्चे को दूध पिलाना है और मैं चाहती हूँ कि तुम साफ सुथरी नजर आओ। यह कहकर वे अंदर चली गई और मैं शर्मिंदगी महसूस करने लगी। फिर उन्होंने मेरा परिचय अयान से करवाया। अयान सिर्फ चंद दिनों का बच्चा था, बेहद खूबसूरत, बिल्कुल अंग्रेजों के बच्चों जैसा। ममता के हाथों मजबूर होकर मैंने उसे बेकिताब गोद में उठा लिया। बेगम साहिबा ने जब मेरा यह अंदाज देखा तो उस जैसे उन्हें तसल्ली हो गई। तभी उन्होंने कहा कि अयान काफी देर से रो रहा है, तुम इसे दूध पिला दो, तब तक मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ भिजवाती हूँ। यह कहकर वे वहां से चले गए। मैंने दिल से उनका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि मैं घर से नाश्ता करके नहीं आई थी। तनाव के कारण मुझे भूख ही नहीं लगी थी और वैसे भी मेरे साथ जारा थी, जो अब 6 महीने की हो चुकी थी। मुझे उसकी भी चिंता थी कि उसे भी कुछ खिला सकूं। बेगम साहिबा ने यह कहकर मुझे जैसे मुझ पर एहसान कर दिया। मैं खामोशी से बैठकर अयान को दूध पिलाने लगी। वह दूध पीते ही सो गया तो मैंने धीरे से उसे उसके बिस्तर पर लिटाया और ऊपर हल्का सा कंबल डाल दिया। तभी बेगम साहिबा दोबारा देखने आई और तब तक अयान गहरी नींद में था। वह हैरान होकर बोली कि अरे, यह तो सोता ही नहीं है, बहुत तंग करता है, लेकिन तुम्हारे पास कितनी आसानी से सो गए। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और बोली कि ममता की जुबान को समझता है, इसीलिए जल्दी सो गया। मेरी इस बात पर बेगम साहिबा ने मुझे अजीब नजरों से देखा, जिससे मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गई। पहला दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा और इसके बाद मेरी झिझक भी खत्म हो गई। अब मैं रोज बंगले पर काम करने के लिए जाने लगी। जारा भी मेरे साथ चली जाती और कभी कभी अम्मा उसे रोक लेती। मैं पूरी तरह इस नौकरी में ढल चुकी थी और बिना किसी झिझक के काम करने लगी थी। अभी मुझे वहाँ काम करते हुए 2 महीने ही हुए थे कि एक दिन बेगम साहिबा घबराए हुए अंदाज में मेरे पास आई और बोली, नूरजहां, तुम अयान को लेकर कहीं दूर चली जाओ। मैं तुम्हें मोटी रकम दूंगी, जब तक मैं ना कहूँ वापस मत आना, लेकिन अयान का अच्छे से ख्याल रखना। उनकी यह बात सुनकर मैं घबरा गई और उनसे पूछा कि बेगम साहिबा, आप ऐसा क्यों कह रही है? तब वह कहने लगी कि देखो, मेरा शोहर अयान को अपना बेटा नहीं मानता। वह समझता है कि यह किसी और का बच्चा है। इसी वजह से मुझे डर रहता है कि वह इसे मार न दे। वह चाहता है कि यह बच्चा मर जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती। अयान मुझे बहुत अजीज है, इसीलिए तुम इसे यहाँ से ले जाओ और कहीं दूर चली जाओ। जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो मैं तुम्हें खुद बुला लूंगी। यह कहकर उन्होंने अचानक मेरे हाथों में अच्छी खासी रकम थमा दी और अयान को मुझे सौंप दिया। उनकी बात सुनकर मैं इतनी घबरा गई कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे मैंने अयान को लिया और वहां से निकल आई। पहले तो ख्याल आया कि घर चली जाऊं और अम्मा को सब कुछ बता दूं, लेकिन फिर यह सोचकर रुक गई कि अगर घर गई तो कहीं मालिक साहब वहां भी न आ जाए। इसीलिए मैं सीधे आशिया के पास चली गई और उसे सारी बात बता दी। यह सुनकर वह भी परेशान हो गई और बोली कि यह बहुत गलत बात है, तो मैं इस तरह अयान को नहीं लाना चाहिए था, कहीं बाद में तुम्हारे लिए कोई मुसीबत खड़ी ना हो जाए। उसकी बात सुनकर मैं घबरा कर बोली कि कैसी मुसीबत? तुम मुझे जानती हो, मेरा दिल कितना नरम है, यह बच्चा कितना मासूम है। पहले दिन से ही मुझे इससे अपनापन महसूस होने लगा था, लेकिन जब इसकी माँ ने मुझे यह सब बताया तो मेरे हाथ पांव फूल गए। इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। मेरी बात सुनकर आसिया सिर हिलाकर रह गई, फिर बोली कि अब तुम अपने घर नहीं जा सकती, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम कहीं और एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहो। इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आसिया की मदद से मुझे एक छोटा सा कमरा किराए पर मिल गया और मैं वहां रहने लगी। अयान को मैं पालने लगी
और जारा भी मेरे साथ थी। इन दोनों बच्चों के साथ मेरा मन लगा रहता था। बेगम साहिबा ने मुझे इतनी रकम जरूर दी थी कि मैं कुछ महीने आराम से गुजार सकती थी, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मुझे कोई काम करना चाहिए ताकि बच्चों को अच्छी तरह पाल सकूं। हालांकि बच्चों की जिम्मेदारियों की वजह से अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिल पाया था। अयान को मेरे पास आए हुए 6 महीने हो चुके थे और अब वह 7 महीने का एक प्यारा सा बच्चा बन चुका था। लेकिन इसी दौरान बदलते मौसम की वजह से उसे अचानक तेज बुखार हो गया और उसकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। वह बहुत बीमार हो गया, जिससे मैं बेहद परेशान हो गई। मैंने दवा लाकर दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कई दिन बीत गए और बच्चा लगातार बुखार में तपता रहा। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि किसी बड़े डॉक्टर से उसका इलाज करवा सकूं या कोई अच्छी दवा ला सकूं। आखिरकार मैं अल्लाह के आगे रो पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी और दुआ करने लगी, ए अल्लाह, अयान को ठीक कर दे। यह बच्चा मेरे पास एक अमानत है। अगर बेगम साहिबा किसी दिन इसे लेने आ गई तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। मैं रोते हुए अल्लाह से दुआ मांग रही थी। उस दिन से मेरा दिल बैठा जा रहा था। अयान की हालत देखकर मैं बेहद परेशान थी। समझ नहीं आ रहा था कि उसे ठीक करने के लिए क्या करूं। तभी अल्लाह के आगे फरियाद करते हुए अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, जिसने मुझे चौंका दिया। मैंने तुरंत तय कर लिया कि अब मुझे इसी ख्याल पर अमल करना होगा। शायद यह अल्लाह की ओर से कोई भी इशारा था, क्योंकि उस समय जाए नमाज पर बैठी हुई थी। इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे इस ख्याल को अपनाना चाहिए। मैंने अयान को अच्छी तरह कंबल में लपेटा, जारा को साथ लिया और उसी बंगले की ओर चल पड़ी जहां मैं नौकरी करती थी। हालांकि मुझे यह नहीं पता था कि मेरा यह फैसला फायदेमंद साबित होगा या नुकसानदेह, लेकिन मैंने सोच लिया था कि एक बार यह जोखिम उठाना ही होगा। अगर मैं अयान को बंगले पर नहीं ले जाती तो शायद बुखार की वजह से उसकी जान चली जाती। यही सोचकर मैं बंगले पर पहुंची। वहां सबसे पहले मेरा सामना मालिक साहब से हुआ। जैसे ही उन्होंने अयान को देखा, उनकी सांसें थम सी गई। उनकी आंखों में पीड़ा झलकने लगी, लेकिन साथ ही बेटे को देखने की खुशी उनके चेहरे पर चमक बनकर उभर आई। वह फौरन आगे बढ़े। उन्होंने अयान को मेरी गोद में देखा और तुरंत मुझे भी गले से लगा लिया। फिर भावुक होकर बोले, नूरजहां, तुम्हारा शुक्रिया, तुम मेरे अयान को वापस ले आई। मैंने उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मालिक साहब यह कहते हुए फूट फूट कर रोने लगे और मैं हैरत से उनका चेहरा देखती रही। उनके चेहरे पर उस वक्त एक बाप की ममता छलक रही थी। वह बेहद खुश थे, मानो उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी नेमत वापस पा ली हो। फिर मैंने उनसे कहा, मालिक साहब, यह बच्चा आपके हवाले नहीं करूंगी। आपसे इसकी जान को खतरा है। बेगम साहिबा को बुलवाइए। अयान बहुत बीमार है और मुझे इसका इलाज करवाना है। मैं बेगम साहिबा से मिलने आई हूँ। यह उनकी अमानत है, जिसे मैं इस तरह किसी और के हवाले नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर मालिक साहब बोले, तुम्हारी बेगम साहिबा अब यहाँ नहीं रहती। जिस दिन से उसने अयान को तुम्हारे हवाले किया, उसी दिन से मैंने उसे घर से निकाल दिया। मैं उस औरत की शक्ल तक नहीं देखना चाहता जिसने झूठ बोलकर अयान को तुम्हारे हवाले कर दिया। मालिक साहब की यह बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गई और उनके चेहरे की तरफ देखने लगी। कैसा झूठ, कौन सा झूठ? इसके बाद जो कुछ उन्होंने बताया वह मेरे पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए काफी था। मालिक साहब कहने लगे कि बेगम साहिबा उनकी पहली पत्नी थी और वे उनसे बहुत खुश थे क्योंकि वह उनकी पसंद थी। उन्होंने अपने घर वालों से लड़कर उनसे शादी की थी, लेकिन शादी के कई साल गुजर जाने के बाद भी जब उनकी कोई औलाद नहीं हुई तो घर वालों ने दूसरी शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। वे अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और उसे दुख नहीं देना चाहते थे, लेकिन औलाद की चाह भी सच थी। उन्होंने गोद लेने का विचार किया पर घर वालों ने मना कर दिया। अंत में मजबूरी में उन्होंने दूसरी शादी की योजना बनाई और पहली पत्नी से वादा किया कि दूसरी पत्नी से होने वाला बच्चा वे उसकी गोद में डाल देंगे। इसी सोच के साथ उन्होंने दूसरी शादी की। कुछ समय बाद
जब दूसरी पत्नी माँ बनने वाली थी तो वे बहुत खुश थे। 9 महीने बाद जब उसने अयान को जन्म दिया तो वे अस्पताल से ही बच्चा उठाकर पहली पत्नी के गोद में डाल आए। आज भी उन्हें इस बात पर शर्मिंदगी महसूस होती है कि उन्होंने पैदा होते ही एक बच्चे को उसकी माँ से दूर कर दिया। दूसरी पत्नी को झूठ बताया गया कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। बाद में उन्होंने उसे तलाक दे दिया और अच्छी खासी रकम हक मेहर में दी। शुरुआत में पहली पत्नी ने अयान का ख्याल रखा, लेकिन धीरे धीरे वह लापरवाह हो गई। अयान अक्सर बीमार रहने लगा, रोता रहता और माँ की बेरुखी का शिकार होता रहा। फिर उसी ने नूरजहां यानी मुझे आया के तौर पर रखा और साजिश के तहत अयान को मेरे हवाले कर दिया। मालिक साहब ने बताया कि उन्होंने मुझे बहुत ढूंढा, लेकिन जब कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने अल्लाह पर छोड़ दिया और रोज़ दुआ करते रहे कि किसी तरह अयान वापस मिल जाए। आज उनकी दुआ कबूल हो गई थी। यह सुनकर मैं सन्न रह गई। मैंने मालिक साहब से माफ़ी मांगी और कहा कि मैंने वही किया जो बेगम साहिबा ने कहा था, लेकिन यकीन मानिए मैंने अयान को अपने बच्चे की तरह पाला है। मालिक साहब अयान को लेकर मुझे तुरंत अस्पताल ले गए। समय पर इलाज मिलने से उसकी तबीयत में काफ़ी सुधार हो गया। इसके बाद मालिक साहब ने मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझे अयान की आया के तौर पर नियुक्त कर लिया। रहने के लिए बंगले में ही एक कमरा दे दिया गया। अब मैं इसी बंगले में रहती हूँ और अयान का ख्याल रखती हूँ। यहाँ मुझे रहना, खाना पीना और एक अच्छी तनख्वाह सब कुछ मिलता है। मैं अपने रब की शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे सही समय पर सही फैसला लेने की अक्ल दी। अगर मैं बेगम साहिबा की बातों में आकर अयान को वापस न लाती तो शायद मैं उम्र भर गुनहगार रहती। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।